नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अमित झा। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि बिहार में चुनाव चल रहा है और मैं चुनाव पर कुछ विशेष वीडियोस बना रहा हूं। पर आज के एपिसोड में सिर्फ बिहार के चुनाव को लेकर के बातचीत नहीं है, क्योंकि बिहार के चुनाव का कल अंतिम चरण का मतदान है। अंतिम दूसरा चरण जो था 11 नवंबर को मतदान है और सुबह 7 बजे से मतदान होने लगेगा। तो कल मतदान हो जाएगी, उसके बाद 14 नवंबर का रिजल्ट आएगा। तब तक सब जो कह सकते हैं ओपिनियन पोल और बाकी सारी चीज़ों में लग जाएंगे। अब तो मतदाता बस घर से निकलेंगे और वोट देंगे। आज रात जो भी सियासी खेल खेले जाएंगे वो खेले जाएंगे, पर मतदाता भी होशियार है। पहले चरण के मतदान में जो बातें हुई, फिर दूसरे चरण के जो मतदान में बातें हुई, मैं उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेता हूं। लेकिन आज के एपिसोड में जो सबसे अहम बात है, जो मैं इस पे मैं बात करने वाला हूं, वो है हमारे देश में जो आतंक का खेल चल रहा है उसके ऊपर। लेकिन पहले मैं जरा बिहार के चुनाव को लेकर के अपनी बातें पूरी कर लेता हूं। तो पहले चरण के मतदान में जो मुझे लग रहा था पर्सनली कि एनडीए लीड कर रही है, 65 से 70 के आसपास में उसकी सीटें आएंगी। जो 121 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हुए और जो 18 जिले उनके कंप्लीट हुए, अब के 20 जिले और जो 122 विधानसभा क्षेत्र है वहां पे जो कल मतदान होगा, जहां लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, उसमें मुझे कांटे की टक्कर लग रही है। एनडीए वर्सेस महागठबंधन, मतलब एक तरह से कहें तो महागठबंधन के नाम में ज्यादातर मैं आरजेडी बोलता हूं, क्योंकि आरजेडी उस तरीके से काम कर रही है। तो इस बार पिछले इन 4 दिनों में जो बदलाव हुआ है, जो परिवर्तन हुआ है, उस बदलाव में आरजेडी थोड़ा सा और पुश होकर ऊपर आई है। और यह कारण है कि अब टक्कर कमाल की हो सकती है और शायद इससे नतीजे बदलेंगे। उसका सबसे अहम कारण है प्रशांत किशोर, क्योंकि प्रशांत किशोर कितनी सीट लेकर के आएंगे ये मुद्दा नहीं होगा। ज्यादा ये मुद्दा होगा कि वो किसका कहां वोट काट लेंगे। वो जो 3000, 4000, 5000, 8000 वोट काट लेंगे, जो मैं पहले भी कहता रहा हूं, वो किसका काटेंगे और जिसका वोट कटेगा वो हारेगा। ये एक बड़ा ही अहम खेल होगा। खुद प्रशांत किशोर की पार्टी कुल मिलाकर के 10 सीट भी ले आए तो बहुत अच्छी बात होगी, एक अच्छा प्रदर्शन कहा जाएगा उनके पहले चुनाव के हिसाब से। अगर उससे ऊपर हो जाए तो मेरे लिए तो अप्रत्याशित होगा। अब चूंकि चुनाव का पूरा ये खत्म हो गया, प्रचार खत्म हो गया है, अब पीछे के सियासी खेल चल रहे हैं। तो मैं देख रहा हूं कुछ वीडियोस, एक तरफ जहां मैं देख रहा हूं कि मुकेश सहनी भी कुछ भी बोल रहे हैं अपने बातों में, अपने इंटरव्यू में मीडिया को धमका रहे हैं और कह रहे हैं मैं अपने लोगों को छोड़ दूं तो आग लगा करके ऑफिस जला देंगे, ऐसे बयान आ रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखें कि पूर्व मुख्यमंत्री हमारे जो हैं वो क्या कर रहे हैं कटिहार में, कि वो किसी पत्रकार का हाथ मरोड़ रहे हैं। ये सब चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच कल चुनाव होगा। चुनाव की क्या गहमागहमी होगी उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन जो मेरा अंदाजा है, इस बार थोड़ा सा एनडीए को धक्का लग सकता है। अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा है देश में आतंक। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, देश में आतंक का एक नजारा देखने को मिला है। वो बहुत ही खतरनाक नजारा है, वो बहुत ही डरावना है। और इन सब के बीच ये वीडियो बनाते मेरे पास एक खबर आई है, और वो खबर ये है कि दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है। दिल्ली में लाल किला के पास जो मेट्रो स्टेशन है वहां ब्लास्ट हुआ है, और उस ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक की खबर के हिसाब से। वो बढ़ भी सकती है। 24-25 लोग घायल हैं। पहले किसी एक कार में ब्लास्ट हुआ, फिर वो ब्लास्ट 3-4 कारों तक चला गया, और शायद उससे भी ज़्यादा आगजनी बहुत बढ़ गई, और इतनी बढ़ गई कि लगभग 24-25 लोग घायल हैं। अब वहाँ पे पुलिस पहुँच चुकी है, आग पे काबू हो चुका है, सब कुछ हुआ है। लेकिन ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। क्या ये आतंकी हमला था या फिर ये एक किसी कार के ब्लास्ट या सिलेंडर फटने से हुआ था, इसकी जांच हो रही है। तो मैं ये कह सकता हूं कि दिल्ली का ये ब्लास्ट क्या आतंकी हमला है, या दिल्ली में एक नॉर्मल कोई गाड़ी थी जिसमें
किसी कारण से ब्लास्ट हुआ जिसके कारण ये आगजनी हुई जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। इसकी पुष्टि होनी भी बाकी है कि आतंकी हमला है या नहीं। लेकिन जिनकी पुष्टि हो चुकी है, कुछ लोग पकड़े जा चुके हैं, ये खेल जिनके बारे में शायद आप जान भी चुके होंगे या जान रहे होंगे, वो है कश्मीर से लेकर आंध्रा तक के बीच में जो खेल हुआ है। खुफिया विभाग, एटीएस और कुछ पुलिसकर्मी, सब मिलकर के जो कश्मीर पुलिस, ये सारे लोग जिस तरीके से काम कर रहे थे इस आतंकवादी और इस आतंकी संगठन के पीछे, उसके बाद जो खुलासा हुआ वो बहुत ही भयावह और डरावना है। मैं सबसे पहले तो कश्मीर पुलिस की बधाई दूंगा कि उन्होंने वहाँ से एक शुरुआत की और आकर के वो फरीदाबाद में ख़त्म हुई, जहाँ पे एक व्यक्ति पकड़ा गया। जो व्यक्ति पकड़ा गया वो डॉक्टर है, डॉक्टर था। कश्मीर में कुछ उसके ऊपर लोगों को शक था, उसके पीछे पुलिस पड़ी, उसके पीछे खुफिया तंत्र पड़े, और जब वो फरीदाबाद में पकड़ा गया, डॉक्टर मुजम्मिल, इनके पास से लगभग 350 किलो के ऊपर अमोनियम नाइट्रेट मिला है। अमोनियम नाइट्रेट एक बहुत ही ऐसी चीज़ है, एक ऐसा केमिकल है जिसको ब्लास्ट के रूप में जब प्रयोग किया जाएगा तो वो एक अलग तरीके से वो प्रक्रिया है करने के लिए, या आप कह सकते हैं विस्फोटक करने के लिए, वो उस तरीके का एक है। लेकिन वो वहाँ कैसे पकड़ा गया, साथ में कुछ वेपन्स पकड़े गए। वो वेपन्स भी बहुत ही अत्याधुनिक वेपन्स हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ें पकड़ी गई। फिर उनसे पूछताछ चल रही थी। दूसरी तरफ गुजरात एटीएस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। ये 3 लोग कौन थे? सबसे पहले गुजरात एटीएस जिस पे वर्क कर रही थी, वो एक व्यक्ति था सैयद मोहम्मद मोइनुद्दीन। ये व्यक्ति के ऊपर गुजरात एटीएस काम कर रही थी। अंत में उसे एक चेक नाका पे पकड़ा गया, उसकी गाड़ी की जांच हुई और उस जांच में उसके पास से वेपन्स मिले, फ़ोन में जो बातें की हुई थी वो सब पकड़े गए। और जब उसको ट्रेस किया गया तो 2 और लोगों को पकड़ा गया, आज़ाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहेल सलीम। इन 3 लोगों को पकड़ा गया। इसमें 2 डॉक्टर हैं और एक फार्मासिस्ट है। अब डॉक्टर और फार्मासिस्ट, दूसरी तरफ फरीदाबाद में एक डॉक्टर। क्यों? क्योंकि इस बार जो आतंकी हमला होने वाला था वो पढ़े लिखे लोगों के जरिए होने वाला था। पढ़े लिखे लोग अपने दिमाग का प्रयोग करके ये आतंक फैलाने वाले थे। कैसे? तो इनके पास से जो वेपन, जो आतंक फैलाने के लिए जो केमिकल पकड़े गए हैं, उसके बारे में सुन के आप डर जाएंगे। फिल्मों में आपने देखा होगा कि कुछ घटनाएं घट रही थी, एक आदमी आता है, कोई एक पिन चुभा देता है, कुछ देर में उसकी मौत हो जाती है। ये लगभग उसी तरीके का कुछ है। जो इनके पास से, जो गुजरात में पकड़े गए, इनके पास से जो केमिकल मिला है उसका नाम है राइजिन। राइजिन जो है, ये आप इसका पाउडर बना सकते हैं। एक बड़ा ही आप कह सकते हैं कि एक लाइन में उसे खाने में मिलाया जा सकता है, आपके हाथ में दे दिया जाए, आपके पास लेटर भेजा जाए, उसको खोलेंगे पाउडर, उसमें आपकी मौत हो जाएगी, सांस फूलेगा, खत्म हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये पकड़ा गया है। वेपन्स तो मिले ही मिले हैं। ये तीनों के कनेक्शंस जब पकड़े गए तो मालूम हुआ कि जब इनके पास से जो केमिकल मिला है राइजिन, जिसका मैं फोटो यहां लगा दूंगा, और जो वो तीनों आतंकी पकड़े गए हैं उनका फोटो भी मैं यहां लगा दूंगा, साथ ही साथ जो डॉक्टर साहब फरीदाबाद में पकड़े गए हैं उनका भी फोटो यहां पे आपको मिल जाएगा। ये तीनों लोग और ये डॉक्टर साहब, ये सब एक ही तार में बुने हैं, ऐसा प्रतीत होता है। और जिस केमिकल का ये यूज करने वाले थे उसमें लाखों लोगों की मौत हो सकती है। 1 लाख तो टारगेट होगा इनका कम से कम। आप सोचिए कि आप अपने घर में हैं, आपके पास कोई एक लेटर आता है, आप उस लेटर को रिसीव करते हैं और पूरा परिवार खत्म हो जाता है।
आप कहीं खाना खाने जाते हैं, आप एक गिलास पानी पीते हैं, एक सिप लेते हैं और आपकी मौत हो जाती है। इस तरीके का भयावह दृश्य फैलाने के लिए ये चीज़ें चल रही थी, जिसपे एटीएस ने, खुफिया तंत्र ने काम किया और इन तीनों को पकड़ा। इसलिए ये डॉक्टर था। अब आप सोचिए कि एमबीबीएस और फार्मासिस्ट, इस तरीके के लोग, पढ़े लिखे लोग, आतंक फैलाने के लिए किस तरीके का काम कर रहे हैं। और जो इनके तंत्र जुड़े हैं, जो इनको लोगों को पकड़ा गया है, इसमें जो उनके टारगेट थे, वो टारगेट क्या थे? वो टारगेट थे लखनऊ, वो टारगेट थे दिल्ली, वो टारगेट था अहमदाबाद। ये इन जगहों पे टारगेट करने वाले थे, जिसके बारे में पूरा डिटेल्स इनके फोन से खुफिया तंत्र ने, एटीएस ने मिलकर जो किया है वो पकड़ा गया। जांच पड़ताल में यह तक पता चला है कि राजस्थान में हनुमानगढ़ एक जगह है जहां भारत पाकिस्तान का वो बॉर्डर है, उस जगह से वेपन इनके पास आए हैं। कैसे आए हैं? आज की डेट में ये समझना बड़ा आसान है। लोग कह तो देते हैं कि पुलवामा में एक ब्लास्ट हुआ, और कुछ लोग कहते हैं कि जो सरकार विरोधी तंत्र हैं वो कहती है कि सरकार ने करा दिया। भाई साहब, ये जो फरीदाबाद में डॉक्टर साहब पकड़े गए हैं, ये देखा आपने इनको? ये फरीदाबाद के जो डॉक्टर साहब हैं, इनका पुलवामा से कनेक्शन है। कश्मीरी पुलिस इनके पीछे वहीं से पड़ी थी। क्या कहेंगे आप इस पे? ये जो 3 लोग पकड़े गए हैं, ये तीनों आपके घर में बैठे बैठे मौत का कारण बन सकते हैं। आप आतंकवाद को नहीं समझेंगे, आतंकवाद के खेल को नहीं समझेंगे, आप शिकार हो जाएंगे। हम आप सब खतरे में खड़े हैं। श्रीनगर, कश्मीर से लेकर के आंध्रा तक के बीच में जो ये खेल चल रहा था, इस खेल में हम और आप शिकार होने वाले थे। तत्काल तो खुफिया तंत्र और एटीएस सबने मिलकर बचा लिया है, लेकिन कब तक हम बचे रहेंगे और कब तक ये आतंकवादी अपना खेल खेलते रहेंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। खैर, अभी वो तीनों आतंकवादी गिरफ्तार हो गए हैं। चौथा वो डॉक्टर साहब, डॉक्टर मुजम्मिल, गिरफ्तार हुए हैं। अब इनकी पूछताछ चलेगी, फिर वो आगे के रूल्स के बारे में, आगे के उनके जो भी मिलते जाएंगे पुलिस को और एजेंसियों को, उस पर वो काम करेंगे। हमें और आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। हमें और आपको सावधान रहने की ज़रूरत है इस बात से कि अगर हमारे पास कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं, ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और जैसे ही कुछ लगे कि शक का माहौल है, आप ज़रूर पुलिस से संपर्क करिए। और बिना किसी बात के आपके घर में कोई लिफाफा, आपके घर में कोई पार्सल आता है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो पहले उसके डिटेल्स को पता करिए, फिर वो लिफाफा, फिर वो पार्सल अपने घर में रिसीव करिए। ये सालों से सब कहते आए हैं, मैं फिर से कह रहा हूं ताकि आप भूले नहीं और आप निश्चिंत होकर के अपने घर में बैठे हैं, सोच रहे हैं कि मैं सुरक्षित हूं, तो ये मत सोचें। तो ये तो हालत है हमारे देश में आतंक फैलाने का। ये स्थितियां बनी हुई हैं, और इस स्थिति के बीच में बिहार में चुनाव है। कल 11 नवंबर को ये चुनाव होगा। जो मैं भी वीडियो अपलोड करूंगा, जिस वक्त शायद वो उस वक्त आज हो चुका होगा, और अगर हो चुका होगा आज, तो समझिए कि चुनाव चल रहा है। तो ये स्थिति है। अब इस स्थिति के बीच में हम आते हैं फिर से वापस बिहार चुनाव की तरफ। और बिहार चुनाव में जो स्थितियां हैं आप सबको मालूम है। आज 11 नवंबर को आप सब वोट देंगे, फिर 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट के बाद सरकार बनेगी। और जो सरकार बनेगी, उस सरकार से अब सवाल कर पाएंगे या न कर पाएंगे, वो विकास कितना करेगी, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन अगर आपने पहले सवाल कर लिया है, तो समझिए कि आप अब सही विधायक को चुन रहे हैं। और अंत में
मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि मतदान मत करिए, मत का प्रयोग करिए, और वो प्रयोग बिल्कुल सही जगह पर करिए। सही कैंडिडेट, सही उम्मीदवार को वोट दीजिए। आपका एक वोट इतना कीमती है कि वो आपके उपयोग के लिए सिर्फ नहीं है, आपके समाज, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपके मतलब कहने का कि आपके क्षेत्र के विकास से जुड़ा रहेगा। और ध्यान रखिए, वो जो 10 सवाल आपने किए हैं, अगर नहीं किए हैं तो शायद गलती किए हैं। उस 10 सवाल में वो विकास अगर आपका दिखता है, ऐसे लोगों को ही वोट करना है कि हाँ, ये मेरा विकास कर पाएगा। फिर से कह रहा हूं, मतदान बहुत सोच समझ के करिए, मतदान नहीं, मत का प्रयोग करिए, मताधिकार का प्रयोग करिए। साथ ही साथ आतंकवादियों से बचने के लिए सतर्क रहिए। ये बात मैं आपसे फिर से कह देता हूं, आप अपने मताधिकार का प्रयोग करिए, मतदान मत करिए और आतंकियों से सावधान रहिए। धन्यवाद।